हे फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुचिता और आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल। देखिए, कल हम वैदिक काल के सभी साहित्य को पूरा पढ़ चुके हैं। अच्छा, कल हमने जो साहित्य पढ़ा था वैदिक काल में, उसमें महाभारत के बारे में जो हमने पढ़ा था, जहाँ पे महाकाव्य लिखा हुआ था, है ना। तो महाभारत के बारे में हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब इसमें 2400 श्लोक थे तो इसका नाम प्राचीन नाम जय संहिता भी था। बाद में इसके श्लोकों को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया था। कल मैं बताना भूल गई थी। आपको यहाँ पे याद रखना है कि महाभारत में वर्तमान में 1 लाख श्लोक हैं, ठीक है। और रही बात 24,000 श्लोकों की, तो वो रामायण में जो है वो 24,000 श्लोक हैं, ठीक। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम वैदिक साहित्य को पहले ही पढ़ चुके हैं। अब बचा है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है। देखिए, उत्तर वैदिक काल तो क्या है, आज हम कवर नहीं कर पाएंगे। आज हम सिर्फ वैदिक काल कवर करेंगे, क्योंकि वैदिक काल जो है वो बहुत ही बड़ा पोर्शन है। इसे कवर करने में टाइम लग ही जाता है ना। तो हो सकता है एक वीडियो में, आज की वीडियो में या कल की वीडियो में वैदिक काल हमारा, ऋग्वैदिक काल हमारा पूरा कंप्लीट हो। तो ऋग्वैदिक काल, सबसे बड़ी बात हमें याद रखना है, ऋग्वैदिक काल का आधार क्या है। सीधी सी बात है, ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। इस कारण से इस काल का नाम भी ऋग्वैदिक काल रखा गया। फिर बात करते हैं मूल निवास की। देखिए, ऋग्वैदिक काल जो है, ऋग्वैदिक काल इस समय में आर्यों का आगमन हुआ था। तो ये पूछा जाता है कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था, आर्य कहाँ के रहने वाले थे, आर्य कहाँ से आए, है ना। तो इनके इस मूल निवास के लिए, आर्यों के मूल निवास के लिए बहुत सारे अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए कि आर्य, किसी ने कहा तिब्बत से आए, किसी ने कहा पश्चिमी एशिया से आए, किसी ने कहा मध्य एशिया से आए। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण जो हैं, उन कारणों को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है। वैसे ही ऋग्वैदिक काल में हमें ये समझ के चलना होगा कि जो मूल निवास है, वो मूल निवास के अलग अलग कारण, अलग अलग जगहों को अलग अलग इतिहासकारों ने बताया है, ठीक है। सर्वमान्य मत ये है कि आर्यों का आगमन जो है वो मध्य एशिया से हुआ था, जो कि मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया, है ना। तो बाद में हम उसको एक बार और ट्रिक वाइज से समझ जाएंगे। अभी फिलहाल हमें याद रखना है कि मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया कि आर्यों का जो आगमन है वो मध्य एशिया से हुआ। उसके बाद बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में नदियां कौन कौन सी थी और आर्य आके कहाँ पे बसे। देखिए, आर्य जब भारत में आए ना, आर्य जब भारत के पास आए मध्य एशिया से उतर कर, जब आर्य यहाँ पहुंचे तो आर्यों के द्वारा कहाँ पे अपना निवास स्थान चुना गया। तो सीधी सी बात है, आर्य जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश में आए। सप्त मतलब 7, सैंधव प्रदेश मतलब ऐसा प्रदेश जो कि 7 नदियों का संगम था। तो सीधी सी बात है, अगर हम देखें तो 7 नदियां कहाँ मिलती है भारत के पास में, तो आपको याद होगा भारत का जो उत्तरी भाग है वहां पे सिंधु नदी और सिंधु की 4 सहायक नदी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। मतलब ये 6 नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 6 नदियां कुल मिलाकर ये हो गई। और सरस्वती एक और आ जाती है। तो 7 नदियों का जो संगम है वो किस स्थान पर, तो ये जो हमारा भारत का उत्तरी भाग है, जो कि पाकिस्तान से मिलता है, जहाँ पे पाकिस्तान की सीमा है, उस वाले भाग में आर्यों के द्वारा आकर रहना चालू किया गया। मतलब आर्यों का निवास स्थान जो है सप्त सैंधव प्रदेश को बनाया गया, मतलब पंजाब वाले एरिया को, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि नदियां कौन कौन सी थी वहां पर। तो हमने पहले ही पढ़ लिया, सिंधु थी, सिंधु की सहायक झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक। और साथ ही साथ में गंडक, सरस्वती नदी, ठीक। अब इन सारी नदियों का उस समय में, मतलब ऋग्वेद में इन सारी नदियों का नाम क्या क्या है, हमें ये याद रखना है। तो देखिए, झेलम को वितस्ता कहा गया है, सिंधु को सिंधु ही कहा गया, व्यास को विपाशा, अस्कनी, चिनाब को अस्कनी कहा गया, और सतलज को जो है वो शतुद्री कहा गया, और गंडक को सदानीरा, और रावी को परुष्णी कहा गया, ठीक। देखिए, फिर से बता देते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना, सिंधु को क्या कहा गया, सिंधु को सिंधु ही कहा गया, ठीक है। सिंधु के बाद क्या आता है, सिंधु, झेलम को वितस्ता कहा गया, चिनाब को अश्कनी कहा गया, रावी को क्या कहा गया, रावी को परुष्णी कहा गया। फिर हम देखते हैं व्यास को विपाशा, सतलज को शतुद्री कहा गया, और गंडक को शदानीरा नदी कहा गया। ये किस चीज में, तो ऋग्वेद में इन नदियों का उल्लेख है। लेकिन ऋग्वेद में इन नदियों के इन नामों का उल्लेख है, मतलब वितस्ता, सिंधु, विपाशा, अश्कनी, शतुद्री, शदानीरा और परुष्णी। ऋग्वेद में इन नामों का उल्लेख मिलता है नदियों के आधार पर, ठीक है। जब समाज की बात की जाती है तो ऋग्वेद कालीन समाज, मतलब ऋग्वैदिक काल जो था, ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो किस
किस प्रकार का था, तो ये समाज बेशक पितृसत्तात्मक था, मतलब सीधी सी बात है कि ये समाज जो है वो पितृसत्तात्मक तो था, परंतु इसमें माता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। स्त्री की जो स्थिति थी वो इस काल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ती है। फिर देखते इकाइयों की बात की जाती है तो इस काल में कितनी इकाइयाँ थी, है ना। तो देखिए जैसे कि हमारे परिवार में हमारे कुल में जो बड़ा व्यक्ति होता है उसे कुलपति कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही इस काल में 5 इकाइयों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक ऐसा ट्रायंगल बना दें, ये ट्रायंगल अगर नगर के एकदम निचले तबके से शुरू होकर नगर के सबसे उच्च पद तक जाता है, तो सबसे उच्च पद जो होते हैं वो होते हैं राजन, और सबसे निचला पद जो होता है वो होता है जन। जन का मतलब होता है एक व्यक्ति, और जन की जो रक्षा करे वो सबसे ऊंचा पद जो होता है वो होता है राजन, है ना। ऐसे ये अलग अलग इकाइयों में बटा हुआ था। और ये इकाइयाँ कौन सी है, तो ये प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। इसके साथ ही साथ में हम देखते हैं कि जब सभा की बात होती है तो सभा क्या थी, मतलब जैसे कि आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि आज के समाज में हम गांव में देखते हैं कि गांव में पंचायतें लगती हैं, है ना। गांव में पंचायतें देखते हैं हम। उसी प्रकार से ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था उसमें सभा लगाई जाती थी, सभा, समितियां और विदत, ये 3 प्रकार की पंचायत जो है वो ऋग्वैदिक कालीन समाज में लगाई जाती थी। सभा समितियां जो थी उन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को किसकी, प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। साथ ही साथ में सभा जो थी वह उच्च लोगों की सभा थी, मतलब उच्च लोग उसमें बैठा करते थे। वहीं समिति जो थी वह निम्न लोगों की सभा थी। समिति जो थी वह निम्न लोगों की सभा थी। समिति में निम्न लोगों से आश्रय ये नहीं है कि निचले तबके के लोग, बल्कि समिति से निम्न लोगों का आश्रय ये है कि जो साधारण वर्ग के लोग थे उनकी जो सभा थी वो समिति कहलाती थी। वहीं जो सभा थी वो श्रेष्ठ उच्चतर लोगों की सभा जो है वो सभा कहलाती थी। साथ ही साथ में एक और संस्था हमें दिखाई देती जिसे कहा गया विदत। विदत जो है वो उच्च ब्राह्मण, मतलब जो विद्वान लोग थे उनकी जो सभा थी वो विदत कहलाती थी, ठीक है। फिर देवताओं की बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से देवताओं का उल्लेख बहुत ज्यादा हमें नजर आता है। तो देखिए ऋग्वैदिक कालीन समाज में सबसे ज्यादा जिस देवता का उल्लेख मिलता है वो है इंद्र। इंद्र के बाद हमें वरुण का और अग्नि का उल्लेख मिलता है। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 250 बार किया गया है, वहीं अग्नि का उल्लेख जो है वो 200 बार किया गया है। साथ ही साथ में हमें वरुण का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। अब देखिए इसके बात करते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में समाज किस प्रकार का था। समाज हम पढ़ चुके हैं कि पितृसत्तात्मक समाज था, परंतु माता को और स्त्री को बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर रखा गया। इसके बाद पढ़ते हैं कि स्त्री की दशा कैसी थी। देखिए ऋग्वेद कालीन जो समाज था उसमें स्त्री की दशा बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि स्त्री की दशा बहुत अच्छी थी। देखिए पहली बात, यहाँ पर पुनर्विवाह की अनुमति थी, मतलब विधवा पुनर्विवाह की अनुमति थी। यहाँ पर विधवा अपने देवर के साथ पुनर्विवाह कर सकती थी। दूसरी बात, बाल विवाह की प्रथा नहीं दिखाई देती है, पर्दा प्रथा नहीं दिखाई देती है। देवदासियों का प्रचलन कुछ कुछ मात्रा में नजर आता है। और साथ ही साथ में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अविवाहित स्त्रियां को विदुषी कहा जाता था, मतलब स्त्रियों को अविवाहित रहने की अनुमति थी कि वो चाहे तो विवाह करें या तो ना करें विवाह, है ना। तो ऐसी स्त्रियों को विदुषी कहा जाता था। जैसे कि हम पढ़ते और बहुत ही ज्ञानी स्त्रियां भी इस समाज में हुई। जैसे स्त्रियों की एक बेहतर दशा इस समाज में हमें नजर आती है, जिसका उदाहरण गार्गी है। और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि स्त्रियों में यहाँ पर वैश्यावृत्ति की अनुमति नहीं थी, परंतु हाँ देवदासी प्रथा जरूर यहाँ पर थी, पर वैश्यावृत्ति यहाँ पर नहीं थी। पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था, मतलब स्त्री का शोषण करने वाली जितनी प्रथाएं बाद में समाज में आई वैसी कोई प्रथा इस समाज में दिखाई नहीं देती। किस समय में, ऋग्वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। फिर दशराग युद्ध की बात करते हैं तो दशराग युद्ध जो है वह हमें ऋग्वैदिक काल में हमें दशराग युद्ध के बारे में पता चलता है। इसमें राजा सुदाश जो थे उनका जो युद्ध है वो 10 जनों के बीच में हुआ था। मतलब सीधी सी बात है, आप सोचिए एक ऐसा युद्ध हुआ जिस युद्ध में राजा सुदाश, मतलब एक साइड समझ लीजिए, एक साइड में राजा सुदाश थे और दूसरे साइड में 10 अन्य जन थे। 10 अन्य जन थे, मतलब 10 कबीले अन्य थे। जिस 10 अन्य जन में 5 जो थे वो आर्य थे, 5 जो थे वो आर्य थे और 5 जो थे वो अनार्य थे।
मतलब 5 जो थे वो अनार्य थे। ठीक है, तो एक ऐसे युद्ध का वर्णन जो है वो इस काल में, ऋग्वैदिक काल में मिलता है हमें, है ना। किस नदी के किनारे हुआ था अगर पूछा जाए तो परुष्णी नदी के किनारे दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। दशराग युद्ध का वर्णन किस नदी के किनारे, तो परुष्णी नदी के किनारे मिलता है, जिसमें सजशुदाश और 10 अन्य जनों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक, फिर देखते हैं आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था इस समाज की कैसी थी, तो इस समाज की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो आपको बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। साथ ही साथ में यह ग्रामीण समाज था, मतलब यह एक शहरी सभ्यता नहीं थी बल्कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसके साथ साथ में इस समाज में कृषि और व्यापार दोनों को, कृषि और साथ ही साथ में प्लस में हम देखते हैं व्यापार दोनों से इस समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी हुई थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अच्छा, शब्दावली की बात टैक्स की बात करते हैं। टैक्स, है ना, इस समाज में कृषि पर लिया जाने वाला टैक्स को बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो बलि कहा जाता था। कृषि पर लिए जाने वाले टैक्स को बलि कहा जाता था। वहीं जीवन की बात की जाए तो इस समाज का जीवन कैसा था, ग्रामीण सत्तात्मक जीवन। हमने पढ़ लिया कि ग्रामों में निवास करने वाले जैसा जीवन था यहाँ पर, है ना। शब्दावली की बात की जाए तो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, देखिए पहली हो जाती है अघन्या। अघन्या का मतलब होता है कि जो ना मारने योग्य हो, अर्थात गाय। इस समाज में गाय को इस समाज में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। इस समय में राजा का काम ही ये होता था कि अगर किसी की गाय घूम जाए तो सबसे पहले उसकी गाय ढूंढ के लाके दे। इस समाज में युद्ध जो है वो गाय के लिए ही हो जाया करते थे। अश्वमेध यज्ञ और अन्य यज्ञ और बाकी जितने भी युद्ध होते हैं उन सारे युद्धों में गाय का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता था। साथ ही साथ में बलि प्रथा, जानवरों की जो बलि दी जाती है वो भी इस समाज में दिखाई देती है। थोड़ा बहुत कर्मकांड के साक्ष्य भी इस समाज में दिखाई देते हैं, परंतु इसके बाद वाला जो उत्तर वैदिक काल है उसमें सबसे ज़्यादा हमें कर्मकांड के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। ठीक, सभा समितियां हमने पढ़ लिया कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ये एक तरह की पंचायत जैसी थी, जैसे वर्तमान में आज पंचायतें होती हैं वैसे ही ये एक तरह की पंचायत है। ठीक, स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी इस समाज में। इससे वैश्यावृत्ति उपलब्ध नहीं थी, वैश्यावृत्ति नहीं होती थी। देवदासी प्रथा थी, परंतु स्त्री का पुनर्विवाह कराया जाता था। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं था। स्त्रियों को पढ़ने की अनुमति थी, उन्हें शास्त्र समझने की अनुमति थी। सभा समितियों में वे दोनों समितियों में भाग ले सकती थी। साथ ही साथ स्त्रियों को अविवाहित रहने की भी अनुमति थी। ऐसी स्त्रियों को विदुषी स्त्रियां कहा जाता था। स्त्रियों को तर्कशास्त्र करने की भी अनुमति थी। और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि इस काल में ये जो समय है हमारा, इस समय में जो जाति व्यवस्था है, मतलब जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर थी। वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के आधार पर थी। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर कोई पूजा पाठ करता है तो वो ब्राह्मण होगा। साथ ही साथ में कोई अगर सैनिक का कार्य करता है तो वो क्षत्रिय होगा। परंतु उसी ब्राह्मण का बेटा जो है वो अगर व्यापार के कार्य में चला जाता है तो वो वैश्य कहलाएगा, ना कि वो ब्राह्मण कहलाता। मतलब सीधी सी बात है कि जो इस काल की वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर बिल्कुल नहीं थी, वो कर्म के आधार पर थी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। वर्तमान में हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था जो है वो जन्म के आधार पर हो गई। इसका मतलब है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय हो सकता था, वैश्य हो सकता था और शूद्र भी हो सकता था। ठीक, मतलब सीधी सी बात है। यहाँ पर इस समाज में ये चीज़ अपनाई गई थी कि आप अपने ही द्वारा, अपनी ही मेहनत से, अपनी ही जाति, अपने ही वर्ण को निर्धारित करते हो, ना कि आपको कोई चीज़ जन्म से मिलती है। ठीक, देखिए आज हमारा जो ऋग्वैदिक काल है वो उसका पूरा एक भाग खत्म हो चुका है। ठीक, अब इसे हम लिख लेते हैं, है ना, नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आधार की बात की जाए तो आधार क्या है इसका, तो सबसे पहली बात कि इसका आधार है ऋग्वेद। ऋग्वेद को इसका आधार माना गया। दूसरी बात मूल निवास, तो मूल निवास कहाँ से आए थे, ये तो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तीसरी बात, नदियां कौन कौन सी, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे 7 नदियों का समूह था। कितनी नदियां थी, 7 नदियां। कौन कौन सी, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, गंडक। ठीक, समाज की बात की जाए तो समाज किस प्रकार था, तो समाज जो था वो ग्रामीण था, ग्रामीण समाज। साथ ही साथ में पितृसत्तात्मक, लेकिन माता को सम्मान दिया जाता था।
पितृसत्तात्मक समाज। इकाई की बात की जाए तो इकाई कितनी है? इकाई यहाँ पे बहुत सारी हैं, जैसे कि हम ट्रायंगल बना दें एक, तो हर कुल का प्रमुख, हर परिवार का प्रमुख, हर सभा का प्रमुख, सबसे ऊपर कौन होता था? सबसे ऊपर राजन होता था, और सबसे निम्नतर पे कौन होता था? तो जन हुआ करता था। ठीक है। सभा की बात की जाए, सभा कितनी है? तो सभा हमको 3 मिली। एक सभा का नाम था सभा, मतलब पंचायतें। दूसरी हमको मिली समिति, और तीसरी जो हमको मिली वो थी विदत, विदत। ठीक। देवताओं की बात की जाए तो कौन कौन से देवता यहाँ पे मिले हमें? तो हम देखते हैं इंद्र के बारे में चर्चा है, अग्नि के बारे में चर्चा है, और इंद्र अग्नि के साथ साथ में हम देखते हैं जो तीसरे देवता के बारे में चर्चा मिलती है वो है वरुण देवता के बारे में चर्चा है। समाज की बात की जाए तो समाज किस प्रकार का है? तो समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है। किस प्रकार का समाज है? तो पितृसत्तात्मक समाज है। स्त्रियों की दशा देखें तो स्त्रियों की दशा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इस समाज में, मतलब बुरी दशा नहीं है, अच्छी दशा है। दशराग युद्ध की बात की जाए तो दशराग युद्ध किस बीच में हुआ था? राजा सुदाश के बीच में हुआ था। राजा सुदाश प्लस में, मतलब प्लस नहीं लगेगा, वर्सेस लगेगा ना, वर्सेस 10 जन मतलब 10 अलग अलग कबीले। आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी, कृषि और व्यापार पर आधारित थी, और अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य। अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य, अर्थात गाय को इस समाज में अघन्या माना गया, अर्थात ना मारे जाने योग्य माना गया। ठीक है। अब आज हमारा जो ये भाग है वैदिक काल का, ऋग्वैदिक काल, ये कंप्लीट होता है। कल से हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ना चालू करेंगे। हाँ, और अगर इस काल में जो हमने आज ऋग्वैदिक काल पढ़ा, इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो और ऐसा लगता हो कि कोई चीज़ पढ़नी बाकी रह गई है या कोई चीज़ छूट गई है, तो हम उसको दोबारा से कवर कर लेंगे। कल इसको एक बार हम और रिव्यू ले लेंगे, इसका एक बार और सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।